हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थर्ड ईयर का एक नया टॉपिक करेंगे, जल या वाटर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 70% तक 65 to 70% जो है वो जल होता है। किस तरीके से जल होता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर जल की मात्रा होती है ना, साइटोप्लाज्म के रूप में या कोशिका द्रव्य के रूप में। और हमारा शरीर भी पूरा जो है वो कोशिकाओं का ही बना है। तो 70% हमारी बॉडी का जो है वो जल रहता है। ठीक है, ये अंतः और बाह्य कोशिकीय स्थान में पाया जाता है। कोशिकाओं के बाहर भी जो तरल पदार्थ होता है उसमें जल होता है। हमारा जो रक्त है, जितने भी फ्लूइड्स हैं, रक्त है या लिम्फ है, तो इन सब के अंदर जो है या प्लाज्मा हम कहें, तो इन सब के अंदर जो है जल पाया जाता है। अब हम जल के कार्य देखेंगे कि जल के कार्य क्या है हमारे शरीर में। जल के कार्य है आपके शरीर निर्माण करना। सबसे पहले शरीर निर्माण करना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 70% ऑफ हमारी बॉडी जो है वो क्या है, जल है। तो हम कैसे, क्योंकि ये कोशिकाओं का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है या कोशिका का एक भाग है जल, या इसके बिना हम अगर कोशिका में से पूरा जल जो है वो निकाल दिया जाए तो जो कोशिका है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी या वो कोशिका मर जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शरीर के निर्माण में या बॉडी बिल्डिंग में जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद ताप नियामक कार्य या टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य भी जल करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि गर्मियों के अंदर जब बाहरी तापक्रम जो है या बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें जो है पसीना आने लगता है ना। ये जो पसीना आना है, ये जो जल हमारे शरीर का बाहर निकलता है अपने आप ही, ये इसीलिए निकलता है कि ये हमारी बॉडी को ठंडा रख सके और इसको ठंडा कर सके। तो एक तरह से ये पसीना आने से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है काफ़ी हद तक। ठीक है, जिससे हम हीट स्ट्रोक से बचे रहते हैं। फिर उसके बाद है शरीर के विभिन्न अंगों के चारों तरफ जो है द्रव्य, जैसे अपन ने बात की थी वसा के एक फंक्शन में, हमने बात की थी कि वसा की एक कोटिंग होती है जो कि आंतरिक अंगों को आघात से बचाए रखती है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी हमारे आंतरिक अंग हैं उनके चारों तरफ भी या एक गुहा के अंदर, अगर हम अपनी एब्डोमिनल कैविटी को देखें तो उसके अंदर हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि लंग्स है, उनके बीच में हार्ट है, फिर आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी गुहा के अंदर, एक गुहा या एक कैविटी जैसी होती है जिसके अंदर ये व्यवस्थित रहते हैं। और इनको किसी भी आघात से, आपसी घर्षण से बचाने के लिए भी जल जो है वो कार्य करता है। ठीक है, उसके अलावा है कि घोलक के रूप में भी जल जो है कार्य करता है। देखिए, जल जो होता है बेस्ट सॉल्वेंट कहलाता है। बेस्ट सॉल्वेंट का मतलब कि ये इजीली अपने अंदर बहुत सारे तत्वों को मिला लेता है। और हमारे शरीर में जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन के फलस्वरूप पोषक तत्व बनते हैं। ये पोषक तत्व जो होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व किस लिए हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं या बॉडी किस लिए एब्जॉर्ब कर रही है, कि शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न कर सके। ठीक है, कहीं पे ऊर्जा का काम है, कहीं पे बॉडी बिल्डिंग का काम है, विटामिन्स मिनरल्स हैं, आपकी रोगों से सुरक्षा करते हैं। तो इन पाचन के बाद में जब एब्जॉर्प्शन होता है उस समय बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जल में घुलकर और अपने निर्धारित जगहों पर पहुंचाए जाते हैं। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी जल जो है वो करता है। उसके बाद है संधियों और अन्य आंतरिक अंगों में स्नेहक के रूप में या लुब्रिकेंट के रूप में। देखिए, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हम आगे जॉइंट्स भी पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर। तो जॉइंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि लिक्विड होता है, जो कि जॉइंट का मतलब क्या है कि कहीं पे दो चीजें जुड़ रही हैं। ठीक है, तो जॉइंट में, हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं उसमें दो हड्डियां आपस में ज्वाइन करके एक जॉइंट को बनाती हैं। और ये दो हड्डियां जो है हार्ड होती हैं। तो इन हड्डियों के बीच में या हड्डियों में आपस में फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए एक फ्लूइड जो है इन दोनों के बीच में जॉइंट्स के अंदर रहता है। ये जो फ्लूइड है इन दोनों हड्डियों को घर्षण से रोकता है। ठीक है,
जैसे कि उदाहरण के तौर पर ओल्ड एज में हम देखेंगे कि जैसे नी के अंदर जो है ये भी एक जॉइंट है, नी जॉइंट जो है आपका, तो यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है एक, या जो भी लिक्विड होता है उसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो हड्डियों में घर्षण होने के कारण तकलीफ होने लगती है या दर्द होने लगता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि संधियों में और आंतरिक अंगों में मैंने अभी आपको ऊपर डिफाइन किया है कि गुहा के अंदर सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं और वो आपस में उनमें घर्षण ना हो, इसके लिए जल जो है एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जल होता है। ठीक है, उसके बाद है जल पाचन क्रिया में सहायक है। पाचन क्रिया में कैसे सहायक है, अगर हम हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया जो है वो हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है ना। हम भोजन को पचाते हैं, चबाते हैं, तो चबाने के वक्त क्या होता है, जो सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा का भी मेन लिक्विड है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जल है, एंजाइम्स हैं वहां पर। वहां से फिर आपके जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो सिक्रीट होते हैं, ये सब भी जल है। ठीक है, हम खाने के साथ में भी जल लेते हैं जिससे कि हमारा भोजन नरम मुलायम रहे। हम हार्ड भोजन नहीं कर सकते ना, अगर हमारा ड्राई भी होगा तो उसमें ड्राई भोजन भी होता है, या कोई भी ड्राई चीज भी आप लेते हैं लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज पानी की होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जल पाचन क्रिया में भी मदद करता है, स्पेशली जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनकी फॉर्म में। ठीक है, फिर है ये मल को नरम बनाता है जिससे मल त्याग में आसानी होती है। मल को नरम कैसे बनाता है जल की, हमने बात की थी जब अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो अपन ने सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बात की थी कि इनकी क्वालिटी होती है, ये जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं और जो मल है या जो स्टूल है उसको नरम बनाते हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, मल को आसानी से आगे पास आउट किया जा सके। तो जल जो है जब मिल जाता है, जो भी पाचन के फलस्वरूप जो काम की चीजें हैं शरीर उनको अब्सॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मल की फॉर्म में या स्टूल जिसे हम बोलते हैं शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये स्टूल अगर सॉफ्ट होता है तो आसानी से शरीर के बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है या पानी कम पीते हैं, है ना, या मल त्यागने की जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जल की कमी की वजह से वो स्टूल हार्ड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मल को नरम बनाने में और उसको आसानी से त्यागने में मदद करता है। फिर है मूत्र और पसीने के रूप में ये शरीर के व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन करता है। ठीक है, हमारी जो त्वचा है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या उत्सर्जी अंग है। ठीक है, हम जो यूरिन पास करते हैं या जो पेशाब होता है वो भी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, अपशिष्ट यानी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके फलस्वरूप जो भी टॉक्सिक जो पदार्थ, टॉक्सिक माने यहाँ पर जहरीले नहीं, लेकिन जो भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि शरीर के लिए काम के नहीं है, वो उस जल में घुलकर, और वही जैसे यूरिया है तो उससे यूरिन जो है बनता है और ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि शरीर के जो यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है। दूसरी चीज है कि पसीने के रूप में भी ये हमारे शरीर के जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं या जो टॉक्सिन्स हैं उनको शरीर के बाहर निकालकर जो है हमारी मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि मूत्र और पसीने के रूप में जल जो है ये व्यर्थ पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है। फिर है जल मस्तिष्क मेरुदंड के लिए पोषक व बफर की तरह से कार्य करता है। देखिए मस्तिष्क और मेरुदंड के लिए कैसे बफर की तरह काम करता है, क्योंकि हम अगर अपनी मेरुदंड को देखें तो उसके बीच में भी एक द्रव्य भरा रहता है जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर भी ग्रे मैटर रहता है ना, जो हमारे मस्तिष्क और भी बहुत सारे जो है सेरेब्रल जो है फ्लूइड्स हमारे ब्रेन के अंदर रहते हैं। तो इन सब का जो कंटेंट होता है, इन सब का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसके रूप में भी जल हमारी मदद करता है। इसके अलावा हम देखेंगे जल के शरीर में स्रोत क्या क्या होते हैं। जल के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो जितने भी आप पेय पदार्थ लेते हैं
वो जल के स्रोत हैं या उनसे हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। इसके अलावा जितने भी आप अनाजें, दालें और जो भी चीज़ खाते हैं जो आपको दिखने में ड्राई लगता है लेकिन फिर भी उसमें कुछ मात्रा जो है जल की होती है, ठीक है। तो जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें अलग अलग परसेंटेज जो है जल की उपलब्ध रहती है, जो हमारे शरीर की जल की मात्रा को पूरा करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है ऑक्सीकरण से प्राप्त जल। देखिए, जब भी जो आप न्यूट्रिएंट्स देते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, मुख्यतः यही होते हैं जो ऊर्जा के लिए या मुख्य जैसे हम पोषक तत्व कहें, तो जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में, तो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो है क्या चीज़ें बनती हैं? 3 चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एक तो बनती है ऊर्जा, जो हमारा शरीर काम में ले लेता है विभिन्न वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त से होती हुई और लंग्स से हमारे सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। और जो तीसरी चीज़ बनती है वो बनता है जल, ठीक है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा का जब चयापचय होता है तो इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है? आपकी ऊर्जा बन रही है, ठीक है, और जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा शरीर काम में ले लेता है, जल जो है ये भी शरीर काम में लेता है, ये भी जल जो है एक स्रोत के रूप में, मतलब एक स्रोत है जल का, कि इन केस अगर आप जो है ओरली बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं या कभी नहीं पी पा रहे हैं तो एकदम से आपको डेफिशिएंसी वाटर की इसी कारण से नहीं होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जल जो है वाटर लॉस हमारी बॉडी में किस किस तरीके से होता है। ये वाटर लॉस होता है, शरीर से जल की हानि 4 प्रकार से हो सकती है। पहला है वृक्क या किडनी से। किडनी से किस रूप में होती है? किडनी से यूरिन की फॉर्म में होती है, ठीक है। किडनीज जो है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है। तो किडनीज जो है वो यूरिन बनाती है, यूरिन के थ्रू, यूरिन में पानी होता है मुख्यतः, और जो भी टॉक्सिक पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, लिक्विड, वो शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये भी एक हमारे शरीर में वाटर लॉस का जरिया है कि हमारे शरीर से पानी, हमने देखा कि हम लेते कैसे हैं और पानी निकलता कहाँ कहाँ से है। देखिए, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है वाटर बैलेंस। हमारे शरीर के अंदर हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, स्पेशली वाटर, ठीक है। कि जितना आवश्यक पानी है हम पिएंगे भी, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है बॉडी उसको रखता नहीं है, बॉडी उसको शरीर के बाहर निकाल देती है किसी भी फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। और अगर एक्स्ट्रा वाटर जो है आपके शरीर में रह जाता है तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। कैसे? कि ये इंट्रासेल्युलर स्पेसेस के अंदर भर जाता है, जिससे कि इडीमा या सूजन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। दूसरा है त्वचा से पसीने के रूप में जो है जल को निकाला जाता है। फिर है आंतों द्वारा निष्कासित, जैसे कि हमने देखा मल के द्वारा भी, मल के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो शरीर के बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा चौथा क्या है? फेफड़ों द्वारा निष्कासित। आपने में से फेफड़े जो है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें कुछ मात्रा, उसके साथ में जल वाष्प भी बाहर निकलता है। जैसे विंटर्स के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली हम लोग देख सकते हैं कि आप किसी ग्लास पे, या विंटर्स में तो ऐसे ही आपको धुआं जैसा निकलता हुआ जब दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? एक्चुअली जल वाष्प होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये जल के स्रोत और जल हानि हमने देखी कि हमारे शरीर में कैसे होती है। नेक्स्ट क्लास में हम वाटर बैलेंस को पढ़ेंगे कि शरीर जो है अपना जल संतुलन किस प्रकार से करता है।